इज्जत को कितना नीलाम करेगा तू? पापा जी सब ठीक? क्या कर रहा था इस लड़की के साथ कमरे में तू? सुमन जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ? ये कचरा आंटी हमारे कमरे में क्या कर? ये तुम ऐसे टॉवल में क्यों घूम रहे हो? अंकल जी, दीदी, मुझे कोई बताएगा कि ये लड़की हमारे कमरे में तीर्थ के साथ ये सब चल क्या रहा है? बेटा, इस कमरे में क्या चल रहा था तुम्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। पापा गलत टाइम पे गलत जगह आ गए। क्यों? भाई जी, आप बताएंगे मेरी बेटी को कि क्या चल रहा था इस कमरे में? कुछ नहीं हो रहा अंकल, आप सब गलत समझ रहे हैं। देखिए ना, ये हल्दी गिर गई थी मेरे कपड़ों पे, वो भी देखिए। मैं इसलिए आई थी कपड़े चेंज करने। ऑफ कोर्स, लेकिन चेंज करने के लिए तुम्हें तीर्थ भैया का ही कमरा मिला क्या? मुझे नहीं पता था ये किसका कमरा है, और ये भी नहीं पता था कि बाथरूम के अंदर नेताजी है। मुझे आंटी जी ने बोला कि ऊपर जाके यहाँ पर आना है। कौन आंटी? कौन आंटी? गीतांजलि ने? गीतांजलि! अजी मम्मी जी ने कहाँ कुछ कहा होगा। मैं आपको बताती हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने आज तक किसी के बारे में सच कहा है जो आज कहेगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैडम, सच्ची। गीतांजलि! क्या हुआ क्या? अब आंटी जी सच बताएंगी कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि ऊपर जाके कॉरिडोर में राइट वाले कमरे में जाके चेंज कर लो। क्या कह रही हो तुम सुमन? मैं तुम्हें क्यों इस कमरे में आने के लिए कहूंगी? ये तो मेरे तीर्थ का कमरा है, दूल्हे का कमरा है। मैं तुम्हें तीर्थ के कमरे में क्यों भेजूंगी भला? मैंने तो तुम्हें गेस्ट रूम में जाने के लिए कहा था, और गेस्ट रूम यही है लेफ्ट में। नहीं आंटी जी, आपने राइट वाला कमरा बोला था। सुमन, ये मेरा घर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आंटी जी प्लीज, आप ऐसे झूठ मत बोलो। आपके झूठ की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, प्लीज। सुमन जी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला है, मेरे लिए भी नहीं। तो आप सोच समझ के बात करिए, किससे बात कर रही हैं आप, समझी? सुमन जी, सब लोग जानना चाहते हैं, आप प्लीज सोच समझ के बोलिए कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। देखिए, मैं जानता हूं आपके पास कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, तो प्लीज सबको बताइए। तो मैंने बोला ना, आंटी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं क्यों जानबूझ के आपके कमरे में आऊंगी नेताजी? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या बेवकूफ समझती हो हम सबको? सब पता है मुझे, तुम जैसी लड़कियों का यही एक प्लान होता है। मेरे जैसी लड़कियां? आप ये क्या बोल रहे हो? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जय जी, मैंने इसके परिवार को बात करते सुना था, ये तीर्थ और इस लड़की की जोड़ी बनाना चाह रहे हैं। और तुम्हारी बुआ क्या बोल रही थी मेरी बेटी को? ये तीर्थ के साथ डायन की बहन की जोड़ी सही लग रही है क्या? इस कृतिका की जगह अगर मेरी सुम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। तुम जैसी लड़कियों का ना यही एक प्लान होता है कि एक अमीर घर के लड़के की शादी में जाकर उसके साथ जो बात मैं बोलने में भी शर्मा रहा हूं, वो बात ये लड़की करने वाली थी। तीर्थ की शादी कृतिका के साथ हो, उससे पहले ये लड़की नहीं। बस तू बेशर्मी की हद पार कर रही है।
झूठ बोल रही है? चल। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज समझिए, वो हो सकता है सच बोल रही हो। परिवार के हर सदस्य का फर्ज होता है कि वो अपनी परिवार की इज्जत को बचाए। इस कचरे को इस घर में तू ले आया है, इस कचरे को मैं आज घर के बाहर फेंकूंगा। अंकल जी मेरे, प्लीज अंकल जी। पापा मेहमान है, बाहर में गई बदनामी होगी। सुनिए, रुकिए ना जरा। ये भूमि और बुआ भी फोन नहीं उठा रहे। कहाँ है यार मम्मी, ये फोन नहीं उठा रही। क्या हो रहा होगा वहाँ पे? वो काम कर रही है माँ, काम चल रहा है ना, वो फोन कर लेगी, तो उसे काम करने दे। ऋषि बैठ जा तू। ये जो गुलशन और पूर्णा का कांड हुआ उसके बाद आपको डर नहीं लग रहा है क्या? डर है, लेकिन मैं अपना डर अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहती। सुमन वहां पर काम कर रही है, कितनी परेशान होगी वो। उसे मेरे डर की नहीं, मेरी हिम्मत की जरूरत है। नहीं माँ, उसे हमारी जरूरत है। मैं ना एक बार और कॉल करता हूँ उसे। घर से बाहर निकालो। सुम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुम्मी को हाथ लगाने की? इसने जो हरकत की है ना, इसे बीच चौराहे में खड़े करके चप्पल से मारना चाहिए। अंकल जी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया, करने का मौका ही नहीं मिला, भांडा फूट गया। याजी भीख मांगकर आई थी मेरे पास। चंद्रकांत में कल मौका दो, मौका दो, मौका दिया, मौका दिया, और क्या किया इसने मौके का? इस तरह से फायदा उठाया। परिवार को पता है तू ऐसे काम करती है? परिवार को ये कौन है? ये परिवार है तेरा? इस हरकत में ये भी शामिल है? अंकल जी प्लीज, आप ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। कौन है ये? तेरी बहन, छोटी बहन? बताइए। बड़ी बहन जो है बेशर्मी की हद से गुजर गई, अब छोटी को जो है तमीज याद आ रही है। बड़ी बहन ने एक रईस लड़के को हथियाने की कोशिश की, अब ये भी जाएगी छोटी शिकार पे, वही रईस लड़का फंसाएगी। बाप मर गया, अकेली माँ है, पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत है, माँ ने पट्टी बढ़ा के भेजी होगी। जाओ भाई, जाओ किसी रईस लड़के को फंसाओ, खानदानी पेशा है इनका। फिर फोन नहीं उठा रही, देखो ना। वो काम कर रही है ना, उसे काम करने दे। वो कितनी भी बिजी रहे, मेरा कॉल उठाएगी वो। पता नहीं क्या हो गया उसे आज। एक काम करता हूँ, नेताजी तीर्थ भैया को करता हूँ, उनको भी तो एक बार ट्राई करूँ ना। नेताजी भी कॉल नहीं उठा रहे। ऋषि, उनकी शादी है बेटा, वो बिजी होंगे ना। सुमन जी मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। पता नहीं क्या हो गया सुमन जी को, गलती की है तो सीधे सीधे मान। देखिए ना, ये हल्दी गिर गया था मेरे कपड़ों पे, वो भी देखिए। मैं इसलिए आई थी कपड़े चेंज करने। मुझे नहीं पता था कि बाथरूम में नेताजी हैं। मुझे नहीं पता था ये किसका कमरा है। मुझे आंटी जी ने बोला कि ऊपर जाके यहाँ पे आना है। पर्दा? बाथरूम के बाद पर्दा कौन लगाता है? ये देविका भाभी का इंटीरियर डेकोरेशन भी लगा। ये भगवान, भगवान, मैं कितना बेवकूफ हो सकता हूँ यार। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि ये सारा काम देविका भाभी का ही हो सकता है। देविका भाभी ही इस कमरे को डेकोरेट कर रही थी। उन्होंने ही इस पर्दे को बाथरूम के आगे लगवाया था ताकि कुछ नजर ना आए। ईद देविका भाभी ही चाहती थी कि सुमन जी अनजाने में इस रूम में आ जाए।
और जरूर देविका भाभी ने ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होगी माँ और सुमन जी के बीच में। बहुत हो गया अंकल जी, आपने बहुत बोल लिया और मैंने कुछ ज्यादा सुन लिया, लेकिन अब बस अंकल जी। हमारा गल्ला भले पैसों से ना भरा हो, लेकिन इज्जत हमारी कभी कम नहीं होती। हमारी ईमानदारी पे सवाल उठाने का अधिकार नहीं है आपका, फिर चाहे वो ईमानदारी हमारे काम से हो, हमारे रिश्तों से हो या हमारे अपनों से हो। गलती हमारी है, हमें लगता है हम ईमानदार तो बाकी सब ईमानदार। हमने आपको कुछ ज्यादा इज्जत दी थी और आपने क्या किया? आपकी बहू ने क्या किया? हर कदम पे मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। पहले ओवन ब्लास्ट, फिर खाना चोरी और अब ये मेरे चरित्र पे उंगली। मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी आपकी बहू का ही हाथ है। एक कचरा आंटी, कुछ भी बोले जा रही हो। इस सब में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था तीर्थ भैया के कमरे में जाने के लिए। हाँ, अरे सबने देखा तू कमरे में क्या कर रही थी। आप वही देख रहे हो जो आप देखना चाहते हैं, या जो आपको दिखाया जाता है। अंकल जी, आप नमकीन किंग है ना, चीजों की बारीकों को यूं पकड़ लेते हैं। अब क्यों नहीं देख पा रहे आप? क्यों नहीं पकड़ पा रहे बारीकी इन सब चीजों की? अगर आप नहीं पकड़ पा रहे ना, तो सॉरी अंकल जी, लेकिन आप कच्चे बिजनेसमैन निकले। जो ये नहीं देख पा रहे कि आपकी बहू आप पे ही चाल चल रही है। माँ, नहीं आ रहा है उसका कॉल। देखो, मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा होगा, कैसी होगी वो। आपको टेंशन नहीं हो रही, आप बैठो, मैं ना बस होके आता हूँ उसके पास से। ऋषि, देख सुमी वहाँ है तो मुझे इतनी चिंता हो रही है। तुम दोनों वहाँ चले जाओगे तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। चल। हाँ ठीक। पापा जी से बदतमीजी से बात कर रही है। हाँ, तेरी जुबान खींच लूंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत बहुत है देविका मित्तल। क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, और जो गलत नहीं होते ना, उनकी डेयरिंग की कोई बराबरी नहीं होती। डेयरिंग वेयरिंग वहां दिखा, मेरे घर में नहीं। चल निकल, निकल यहाँ से। डेयरिंग वहां दिखा, चल। आप क्या निकालेंगे मुझे? मैं खुद ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रही हूँ। नहीं करना आपके लिए काम, क्योंकि क्या है ना, धंधा बराबरी वालों से किया जाता है, लेकिन इज्जत में तो आप बहुत छोटे निकले मिस्टर चंद्रकांत मित्तल जी। नहीं करने आपकी बेटी की शादी की केटरिंग, नहीं चाहिए आपके पैसे। मैंने आंटी जी को पहले ही बोला था, मुझे एक नेता के घर में काम नहीं करना है। क्योंकि यहां सिर्फ राजनीति चलती है, ईमानदारी नहीं।
और जिस घर में एक लड़की की इज्जत नहीं होती वो घर घर नहीं होता है, एक ईंट और पत्थर की बिल्डिंग होती है जहां सिर्फ जहर होता है, सच नहीं। आपको आपका जहर मुबारक। जीते जी मैं इस घर की दहलीज में अब कभी कदम नहीं रखूंगी। चलो हमारे चलो सब लोग। सुमन जी मेरी बात सुनिए। तू कहाँ जा रहा है? सुमन जी को रोकने। ये गलत है पापा। सुमन जी को एक बार बोलने का मौका तो दिया होता आपने। उसने हर इल्जाम का जवाब दिया पापा, फिर चाहे अवन ब्लास्ट हो या फिर खाने की चोरी हो, हर बार उसने प्रूव किया कि गलती उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। पापा मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। I'm sorry पापा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। पापा प्लीज सॉरी पापा। सुमन, सुमन, ये क्या क्या तुम्हें? कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमें लग रहा था कि तेरी वजह से हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सब खत्म हो गया। बहुत नुकसान हो गया हमारा। इसमें सुमन की क्या गलती है बंटी? और क्या करती सुमन? सारी गलती इन बड़े लोगों की है। हमें जलील करने के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमें। अरे सुरेश चाचा, तो सुमन को नेताजी के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? पैसों की भरपाई हम लोग कर लेते सुमन, लेकिन तेरी वजह से सराफे का जो नाक कटा है ना, जो धब्बा लगा है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? पूरे मोहल्ले का नाम खराब हो गया। अभी 2-4 लगा दूंगी ना और गिनूंगी भी नहीं मैं। तू क्या बोल रहा है? तेरी समझ में आ रहा है क्या? तू हमारी सुम्मी पर इल्जाम लगा रहा है? बंटी, तुम ऐसे कैसे सुमन पे इल्जाम लगा सकते हो? इन अमीरों ने हमें और सुमन को फंसाया है। मुझे मेरी सुम्मी पे पूरा विश्वास है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, हम सबको भरोसा है सुमन पर। ये काम क्यों किया है, किसने किया है, कैसे किया है, इस सब सवालों के जवाब अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे लिए आप सबका विश्वास ही मुझे हिम्मत देता है। मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक यू। और आपका ये विश्वास मुझे हिम्मत देगा इस बात की जड़ तक जाने के लिए। लेकिन अभी के लिए मुझे घर जाना है। चलिए यहाँ से। सुमन जी मेरी बात सुनिए। सुमन जी प्लीज। अब और कितनी बेइज्जती करना चाहते हैं आप? सुमन जी प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, सिर्फ एक गलतफहमी थी, किसी की साजिश। और तब भी आपने मुझ ही पे सवाल उठाए। क्योंकि बात मेरी माँ पे आ गई थी। I'm really very sorry। देखिए, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती सुमन जी। और मैं झूठ बोलती हूँ। आपकी माँ पे सवाल उठा उन्हीं के परिवार के बीच और आप रिएक्ट कर गए। मुझ पे सवाल उठा, मेरी बेइज्जती हुई अनजानों के बीच और आप चुप रहे। आप ठीक कह रहे हैं नेताजी, गलतफहमी हुई है। क्योंकि मुझे लगता था आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप नहीं अच्छे इंसान। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, आपके पापा ने मुझे बेशरम कहा, मुझे और मेरी भूमि पे गलत इल्जाम लगाया, और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। एक बार अपना मुंह खोल के मेरी इज्जत के लिए खड़े हुए आप नहीं। मुझे लगा था हाँ ठीक है, आपके खुद के फायदे के लिए आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन टाइम आने पे मेरे लिए खड़े तो होंगे आप, मुझ पे विश्वास करेंगे, मेरी बात समझेंगे। लेकिन क्या किया आपने? कुछ किया ही नहीं। नेताजी, उस कमरे में मैं अकेली थी, सबके बीच में एक अकेली लड़की जिसकी इज्जत में सवाल उठ रहे थे, जिस पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे थे, और इन सबको चुप कराने के बजाय आप ही ने मुझ पे सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं है सुमन जी। ऐसा ही है। और एक बात आप गांठ बांध लीजिए,
सुमन इंदौरी कभी झूठ नहीं बोलती। सुमन जी प्लीज। पता है, मैं सोचने लगी थी कि शायद सारे नेता एक जैसे नहीं होते और मैं गलत थी सारे नेताओं को एक जैसा समझने में। जानते हैं किसकी वजह से मेरी ये सोच बदली थी? आपकी वजह से। क्योंकि एक टाइम आया था जब मुझे सच में लगने लगा था बच्चे, लेकिन आप ना अच्छे नेता ना अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान तो है ही नहीं। और एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि एक राजनेता सबसे पहले अपनी राजनीति को रखता है। अपने परिवार के सामने आवाज नहीं उठाई। जब मेरी इज्जत के ऊपर बात उठ रही थी तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। आप मेरी नजरों में गिर गए हैं। मुझे ना धीरे धीरे लगने लगा था शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि एक टाइम आया था जब मुझे सच में लगने लगा था बच्चे, लेकिन आप ना अच्छे नेता ना अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान तो है ही नहीं। मैं भूल गई थी शायद नेता किसी के होते नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और मुझे पहले दिन से ही शक था कि ये जो आपका इतना अच्छा बनना, अपनी मंगेतर के खिलाफ जाना, मुझे कॉन्ट्रैक्ट लाके देना, सबके पीछे एक सोची समझी साजिश है। मैंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी आप पे विश्वास करके, क्योंकि आप तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। आप हम सबका इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए। नेताजी, मुझे लगा बच्चे, लेकिन आप तो मुझे सीढ़ी बना रहे थे सराफी की ऊंचाइयों तक चढ़ने के लिए। आप हमारे विश्वास के लायक ही नहीं है। सच बोल रही है सुमन। नेताजी बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। इन्होंने हमारे सुमन की बेइज्जती की है। आज के बाद हम इन्हें सराफे में कदम भी नहीं रखने देंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं रखने देंगे। नहीं रखने देंगे। चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। मेरी बात समझने क्यों? सुमन जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सुमन जी प्लीज। सीएम साहब। सीएम साहब, आप? नमस्कार। वैसे तो मैं तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ देखने मिलेगा। मैंने तुम्हें सराफे के लोगों का दिल जीतने को कहा था, लेकिन तुमने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अब तुम क्या, हमारी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट वहां से इलेक्शन जीत नहीं सकता। नफरत करते वो लोग तुमसे, नफरत। चलो अब शादी एंजॉय कर लो। राजनीति तो तुम्हारी वैसे भी खत्म हो चुकी है। अच्छा सीएम साहब, आइए चलते हैं। तुम्हारी फैमिली ने तो सिर्फ उस लड़की पर इल्जाम लगा दिया और ताली एक हाथ से नहीं बजती बेटा। मुझे सब पता है तुम्हारा और सराफे वाली का क्या चल रहा है। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। अपनी राजनीति के लिए एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ वो सुमन इंदौरी, दोनों को राजनीति की सीढ़ी बनाकर तुम ऊपर चढ़ना चाहते थे। कल तक रुक जाओ बेटा, तुम्हें पता लग जाएगा कि गजेंद्र गुप्ता क्या चीज है। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मत सोच, बस अपने ऊपर फोकस कर। ये देख, मैंने मंगलसूत्र का ये डिजाइन फाइनल किया है। बहुत ट्रेंड कर रहा है। प्रिटी है ना? वेरी प्रिटी दी। यहाँ पर ऐसे अपने पति का नाम भी लिखवा सकते हैं मंगलसूत्र पे। कृतिका, बोला था ना मैंने कि अपनी दीदी को समझा देना कि सुमन से दूर रहे। नहीं समझाया ना? ये तुम्हें खुद समझ में नहीं आया। बोलना क्या चाहते हो तुम? बहुत खूबसूरत मंगलसूत्र है। बस कहीं ऐसा ना हो कृतिका कि मंगलसूत्र तुम्हारे गले तक पहुंचे।
तीर्थ इतना ज्यादा गुस्सा है, कोई ऐसा ना हो कि उस कचरा आंटी के चक्कर में वो शादी ही तोड़ती थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो गरजता है वो बरसता नहीं। और तीर्थ भैया के लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मम्मी जी और इलेक्शन की टिकट। उसके अलावा वो किसी का भी पत्ता काट सकते हैं। अखिल भैया 1 मिनट। और वो मैंने ज्वेलर को ना, देखो ये वाला मंगलसूत्र दिया है बनवाने को, काफी लेट हो गया है, प्लीज पिकअप कर लोगे? हाँ हाँ भाभी, मैं कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। जिम्मेदारी दे रही हूँ आपको। ओके भाभी। इसको भी अभी खराब होना था। चल यार चालू हो जा, मेरी बहन को आज जरूरत है तेरी। ऋषि। हाँ मम्मी। बेटा कोई भी ऑटो नहीं रुक रही है, क्या करे? पैदल चले क्या? हाँ माँ, पैदल चलते। सुमी, 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 अरे भूमि, क्या क्या हुआ मालिनी? आजा रेवा, हम पिक्चर्स लेते हैं। कम। थैंक गॉड दीदी कि उस कचरा आंटी की शक्ल हमें कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। फाइनली वो हमारे लाइफ से आउट। भाभी, उस चाट वाली ने मेरी बेइज्जती की थी ना। आपने उस लड़की को ऐसा सबक सिखाया ना, पूरी जिंदगी पूरे इंदौर में अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाएगी। यू आर द बेस्ट भाभी। मैं बाकी ये काम देख कर आता हूँ फिर। हाँ, इस इडियट को लगता है कि आपने ये सब कुछ इसके लिए किया है। तो लगने देना। अगर इसके लगने से हमारा फायदा होता है तो अच्छा ही है। वैसे मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ, अपने कट्टू के लिए। आज बात संभल गई। बात संभल गई मतलब? उस सुमन और तीर्थ को सिर्फ नमकीन किंग को देखना था। पापा भी वहां पहुंच गए। पापा तो शादी तोड़ ही देते, लेकिन पापा जी ने उस लड़की को बाहर निकाला और इतना कुछ बोल दिया कि हम बच गए। वो सब तो ठीक है दीदी, पर हमने इस प्लान में मेरे तीर्थ को इन्वॉल्व किया, बस उसी बात का बुरा लग रहा है मुझे। कट्टू, जब घी निकालते हैं तो मलाई को गर्म करना पड़ता है, और उस कचरा आंटी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए तीर्थ भैया का इस्तेमाल करना जरूरी था। वो मेरे परिवार के कुछ ज्यादा ही आसपास आ रही थी। अब इस दरवाजे पर पैर भी नहीं रखेगी। लड़की तो लक्ष्मी होती है ना माँ, दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। हर मोड़ पे ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। क्यों जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने परिवार के लिए, कमाने के लिए, क्यों उसके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं? क्यों उसकी हर काम पे शक से देखते हैं? उस पे हमला किया जाता है। लड़कों से तो कोई सवाल नहीं करता, लड़कों के कैरेक्टर पे क्यों नहीं सवाल करते? मैं अकेली थी क्या उस कमरे में? नेताजी भी थे ना? तुझसे क्यों नहीं कोई सवाल किया? सारे सवाल मुझसे क्यों? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं ना, पर उनकी सोच बहुत छोटी है, और ऐसे छोटे सोच वालों से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं क्या कहती हूँ भाभी, होंगे वो बड़े लोग, लेकिन हम लोग भी इतने छोटे नहीं हैं। अरे इज्जत से कमाते हैं और इज्जत की खाते हैं। वहाँ उन लोगों ने हमारी सुम्मी के साथ जो किया है ना, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। मैं तो उस घर में आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी। अरे तू क्या, उस घर में कभी भी कोई नहीं जाएगा। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं। और ऋषि तू
खबरदार, जो नेता के चक्कर में उसके पीछे पीछे गया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ पर बुआ, वो नेताजी ऐसे नहीं है, वो खुद वहां पे फंसे हुए हैं। और मैं जानता हूँ सुम्मी, तेरे निकलते ही ना उन्होंने सबको डांट लगाई होगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको, वो बाकी लोग जैसे नहीं है। मैं अभी ना उनसे बात करके आता हूँ, रुको। ऋषि, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। छोड़ दे अब उस नेता को, ऐसे आगे पीछे घूमना बंद कर दे, उसके विश्वास करना बंद कर। उनको किसी की नहीं पड़ी अपने सिवा। उनको संभालने के लिए बहुत लोग हैं। आज हमारी इज्जत पे बात आई है, कल जान पे आ जाएगी, फिर क्या करेगा? सुमी दी, नहीं ऋषि, आज तेरी बहन को तेरी जरूरत है। तेरी बहन को इतना जलील किया उन्होंने, एक बार के लिए सिर्फ भाई बन जा। ना किसी का दोस्त, ना किसी का बेटा, सिर्फ मेरा भाई। मुझे छोड़ के बन जा। तू पागल है क्या सुमी? मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा ना तो भी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कैसी बात करती है तू? हमेशा ऐसी बकवास करता है, मरे तेरे दुश्मन। हाँ? भैया शायद आपने गलत नाम पढ़ लिया होगा, फिर से देखिए ना। अरे आप गजेंद्र गुप्ता के होने वाले दामाद हो, आपको टिकट कैसे नहीं मिलेगा? 10 बार देख चुका हूं मुन्ना, हर बार यही पढ़ा कि गजेंद्र गुप्ता ने मेरी टिकट कैंसिल कर दी है। ले, तू भी देख ले। भैया आपसे जूनियर कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। आपकी शादी के दिन अपने होने वाले दामाद के साथ कोई ऐसा करता है क्या? शादी के दिन टिकट कैंसिल कर दिया? यार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आज तो उनकी शादी का दिन है और ये खबर आ गई। बहुत अपसेट होंगे नेताजी। आज तो मिलना पड़ेगा उनसे। मेरा मिलना बहुत जरूरी है, मैं मिलके आता हूँ उनसे। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है ऋषि? सुमी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तेरे नेताजी को संभालने के लिए बहुत लोग हैं ऑलरेडी। सुमी बहुत लोग होंगे पर मैं नहीं हूं ना वहां पे। देख सुमी, नेताजी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त जैसे हैं और आज उनको मेरी बहुत जरूरत है। मैं जानता हूँ उन्होंने इस इलेक्शन में इस टिकट के लिए कितनी मेहनत करी है और वो इस लायक है। पता नहीं क्यों ये लोगों ने उनको टिकट नहीं दी। आज जाने दे सुमी, आज बहुत जरूरत। मैं क्या कहती हूँ, रात भर तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या, जो सुबह सुबह शुरू हो गए? अच्छा, तेरे नेताजी टिकट के लायक है, तो हम किस लायक है ऋषि? सुमी दी यार। नहीं नहीं, बताना ऋषि, हम किसके लायक है? क्या हम तेरे प्यार, तेरी फिक्र के लायक नहीं है ऋषि? हाँ, क्या मुझे एक नहीं चाहिए भाई जो सुरक्षित रहे? क्या माँ को एक बेटा नहीं चाहिए जो ठीक रहे? मालिनी बहू को तेरी फिक्र नहीं होती? भूमि को एक भाई नहीं चाहिए जब उसको कोई जरूरत पड़े? कोई कंपटीशन थोड़ी है, माँ बुआ तेरी भूमि, इन सब की जगह थोड़ी कोई ले सकता है सुमी। अच्छा, तो फिर क्यों लगता है ऐसा ऋषि कि हमसे, हमारी प्रॉब्लम, टेंशन, हमारी फिक्र से तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है? क्या हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा ऋषि हमारे पास रहे? क्या हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम बेफिक्र होके चल तुझे घर से बाहर भेजे? हमें अच्छा नहीं लगता है हमारे पास एक ऐसा भाई हो जो समझदार हो, अपनी जिम्मेदारियां समझे, घर को संभाले, हम सबको संभाले? लेकिन हमें तो ऐसा भाई मिला है कि जिसको कान खींच के घर वापस लाना पड़ता है। मेरी बहन, नहीं तो मेरी बात सुन ऋषि, चुप। क्यों खिसक रहा है बार बार? मेरी तरफ देख। हाँ बोल। राजनीति ने पहले हमसे पापा छीन लिया। तुझे कुछ भी हो गया ना ऋषि, तो 4 लोग बर्बाद हो जाएंगे। पापा एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। पापा, आप ये कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे तीर्थ के साथ? हर जगह यही खबर है, टीवी, अखबार, न्यूज, सोशल मीडिया, कि तीर्थ भैया को टिकट क्यों नहीं मिली। पापा आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, अब तीर्थ मुझसे शादी करेगा भी या नहीं? दी, अगर तीर्थ ने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगी।
पापा, आपके इस फैसले ने आप ही की बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नहीं देविका, मेरे इस फैसले की वजह से कट्टू की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। तुम्हारा जो देवर है ना, वो इलेक्शन की टिकट के लिए कृतिका से शादी कर रहा था। गजेंद्र अंकल सही कह रहे हैं। मैं कृतिका से शादी अपने इलेक्शन के टिकट के लिए कर रहा था, एक अच्छे पॉलिटिकल करियर के लिए कर रहा था। सुन लिया, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अभी से टिकट नहीं मिली ना, देखना ये कृतिका से शादी करने को मना कर देगा। प्लीज ये शादी मत तोड़ना, प्लीज शादी के लिए मना मत करो। मैं मनाऊंगी ना पापा को, पापा मान जाएगा, तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी, पर प्लीज तीर्थ भैया प्लीज इस शादी को मत तोड़ना। सारे गेस्ट आ गए हैं, इतने फंक्शंस हो गए, शादी तोड़ने के लिए बहुत लेट हो गया है। सही कह रही हैं आप भाभी, इलेक्शन का टिकट कैंसिल करने के लिए भी काफी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी कैंसिल हुई ना। पापा, आपको तीर्थ को टिकट देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी घर बिठा के रखूंगा, पर इस तीर्थ को कभी ब्लैकमेल नहीं करने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप जानते हैं ना कट्टू तीर्थ भैया से कितना प्यार करती है। हाँ जानता हूँ, और ये इलेक्शन की टिकट से प्यार करता है। ये कल का लड़का गजेंद्र गुप्ता पे दबाव डालेगा। दबाव नहीं डाल रहा हूं अंकल, तीर्थ मित्तल नाम है मेरा, इंदौर का कल तीर्थ मित्तल। और मैं किसी के भी एहसान का मोहताज नहीं हूं अंकल। आपने आज मेरी टिकट कैंसिल की है ना, अब आप देखिएगा कैसे अपने बलबूते पे अपनी टिकट हासिल करता हूं मैं कैसे यूं सीएम बन जाऊंगा और आप सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे। मेरे और मेरे सपनों के बीच में अंकल कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। देखा दीदी, तीर्थ मुझे शादी नहीं करेगा। तीर्थ भैया आप मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दीदी प्लीज कुछ करिए ना। तीर्थ भैया शांत हो जाइए प्लीज। अब आप में से कोई भी ना एक भी अल्फाज नहीं बोलेगा। जितना गिरवा आप लोग मुझे सोचते हैं ना, उतना गिरवा मैं हूं नहीं भाभी। कृतिका से सगाई की है मैंने, उसे मंडप पे अकेला छोड़ के यूं जाऊंगा नहीं मैं। आप मुझे टिकट दें या ना दें मिस्टर गजेंद्र गुप्ता, आपकी बेटी से तो शादी करके रहूंगा मैं। गॉड, आपको जो करना है आप कीजिए। मैं जानती थी कि मेरा तीर्थ मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। इलेक्शन की टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वैसे भी लोग पार्टी बदल जाए, मैं पापा बदल लूंगी, नो प्रॉब्लम। But I love you, तीर्थ। You're right, कृतिका, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा कृतिका। अब एक काम करो, जल्दी से जाओ और रेडी होके आ जाओ दुल्हन बन के। मैं मंडप में तुम्हारे इंतजार करूंगा। so happy। इसको बोलो ना, सुबह सुबह क्या ड्रामा कर रही है? ड्रामा बंद कर, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। सुमी बस एक बार मेरी नेताजी से बात कर लेने। नहीं तो कहीं नहीं जा रहा। सुनना, सिर्फ एक बार, ये लास्ट टाइम मुझे बात करने दे, फिर देख मैं राजनीति कैसे छोड़ता हूँ। तू राजनीति छोड़ देगा? पक्का छोड़ दूंगा, पक्का प्रॉमिस, भाई बहन वाला प्रॉमिस। एक लास्ट बार सुमी। पक्का? पक्का।
ऋषि तू नहीं जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, तू कहीं नहीं जा रहा, तू कहीं नहीं जा रहा। ऋषि तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम सुम्मी। ऋषि गलत बात है। सुम्मी सुन ना, तू मेरी फिक्र मत कर। मैं तेरा भाई हूँ, सुमन इंदौरी का भाई। मुझे क्या ही होगा। आज मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है? कहीं ऋषि के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? ऋषि दुनिया के सारे लोग उल्टे पैदा होते हैं और काम सीधे करते हैं। माँ, ये क्या सीधा पैदा हुआ था क्या? सारे काम उल्टे करता है ये। इतना समझाया उसको, समझता ही नहीं है। इतना सब होने के बावजूद फिर भी ये उस नेता के पीछे भाग रहा है। देखो ना, जल्दबाजी में मेरे साथ लगाया हुआ कमला भी तोड़ गया। बस सुमी, शांत हो जा बेटा। सुन, उसने ना जानबूझकर नहीं गिराया। जानबूझ के नहीं गिराया माँ, जल्दबाजी में गिराया। लेकिन जल्दबाजी किसके लिए? उस नेता के लिए। अब मैं क्या कहती हूँ सुमी, आज के दिन उस नेता का नाम हमारे घर में ना ले तो। दी बुआ सही बोल रही है ना, छोड़ दे टेंशन। कैसे टेंशन छोड़ दूं? पौधा देखो, ये मुरझा गया, अभी तक ठीक था। गमला गिरकर टूट गया था ना, जड़ में हवा लग गई होगी। थोड़ा खाद डालेंगे, पानी डालेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा सुमी। कुछ ठीक नहीं होगा मालिनी बुआ। मुझे घबराहट हो रही, पता नहीं मुझे। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। दी क्या हो गया है इसे? कुछ भी बोलती है, ये कुछ भी सोचती है। कहाँ जा रही तू? नेताजी के घर। तू वहाँ नहीं जाएगी सुमी। देख, वहाँ पे कल जो बेइज्जती हुई ना, उसके बाद तू उस नेता के घर नहीं जाएगी सुमी। मालिनी बहुत छोड़ो। अरे एक सेकंड छोड़ो मुझे अपने भाई को लेने जाना है। अपने भाई के लिए थोड़ी और बेइज्जती सह लूंगी। सुमी, एक बार उसे सुरक्षित घर तो ले आओ, फिर होगा सब कुछ ठीक। जब तक मैं पहुंच नहीं जाती खजाना गणेश जी, प्लीज मेरे भाई की रक्षा करना। सुमी! अरे कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलना है? अरे यार, क्या कर रहे हो तुम तो जानते हो मैं नेताजी का खास हूँ। देवी का भाभी ने खास कहा है, तुम्हें और तुम्हारी बहन को घर के आसपास ही भटकने नहीं देना है। देखो, आज नेताजी को मेरी जरूरत है, तुम चाहो तो उनसे बात कर लो। नेताजी! अरे निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। निकलो। ये सब क्या हो रहा है ऋषि? तुम जाओ, मैं देखता हूँ। नेताजी, मैं तो आपसे मिलने आया था और इसने रोक लिया। ऋषि, तू घर जा अब। नेतागिरी का शटर डाउन हो गया है मेरे भाई, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरा काम है नेताजी, आप हो मेरा काम, और आप जब तक यहाँ हो मैं तब तक रहूंगा। भाई कहा था ना आपने मुझे अपना, और अपने भाई से ऐसे मुंह मोड़ के जा रहे हो। आपने तो कहा था कि आप मेरे बगैर एक कदम भी नहीं चलते, और मुझसे ही दूर अपने कदम ले जा रहे हो। रह पाओगे आप मेरे बगैर? तो सॉरी नेताजी, टिकट का पता चला मुझे। जिसने भी ये फैसला लिया ना, बहुत गलत फैसला लिया है। हम सब जानते हैं कि आप टिकट के पूरे हकदार हो। हक की यही प्रॉब्लम है ऋषि, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, फर्क ये पड़ता है कि दूसरा बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या आप हकदार हो कि नहीं हो। अब गजेंद्र अंकल को ये लगता है कि वो टिकट मुझे नहीं मिलनी चाहिए, मैं उस टिकट का हकदार नहीं हूँ। पर वो तो आपके ससुर जी है ना, कोई अपने दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये बहुत गलत फैसला है उनका। छोड़ना यार ऋषि,
देख आज मेरी शादी है, उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें ना मुझे आउट ऑफ फोकस नजर आ रही हैं। इतना सब होने के बाद भी आप कृतिका से शादी करोगे? इतना प्यार करते हो क्या आप उससे? प्यार नहीं, उसको सौदा कहते हैं। मैं कृतिका से शादी सिर्फ टिकट के लिए कर रहा था ऋषि। मेरी सुम्मिदी कहती है कि सौदा तब पूरा होता है जब दोनों पार्टी की डिमांड पूरी हो, और यहाँ तो आपको टिकट नहीं मिली, तो फिर ये सौदा भी पूरा नहीं होना चाहिए। जब सौदे में एक लड़की इन्वॉल्व हो ना, तो ये कैंसिल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब? मैंने कृतिका से शादी करने का एक फैसला लिया था। मैंने उसको बोला था कि मैं उससे शादी करूंगा। अब देख, मेरी जुबान की कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना, कीमत तो होनी चाहिए ना। नेताजी, आप उससे प्यार भी नहीं करते हो, फिर भी उससे शादी कर रहे हो, ये कीमत है? आपकी जुबान की कीमत आपकी जिंदगी। कृतिका से शादी आपकी जिंदगी का सवाल है। मुझे ना आपके लिए बुरा लग रहा है नेताजी। हम सॉरी, मैं चाह के भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऋषि, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरी सुमन दी को सॉरी बोलना चाहिए ना। मेरी बहन की तो कल खुद यहाँ कितनी इंसल्ट हुई है। मेरी सुनने की कोई गलती नहीं थी। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सुमन जी और सराफा वालों के लिए जितना हो सके ना मुझसे उतना मैंने किया। अपनी भाभी के खिलाफ गया, अपनी मंगेतर को जेल भेजा, यहाँ तक कि तेरी सुमिदी को ना इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया ताकि उनको आगे काम मिल सके। तो फिर मेरे साथ क्यों गलत हुआ? आई नो सुमन जी के साथ कल जो हुआ वो बहुत गलत था। माफी मांगने गया था मुझसे, पर उल्टा उन्होंने मुझे ही सुना दिया। आप ना अच्छे नेता, ना अच्छे दोस्त, अच्छे इंसान तो है ही नहीं। और ये सब सीएम साहब ने सुन लिया। एक नेताओं को पता भी नहीं होता कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर इंसान का नाम तक पता है। हर इंसान की प्रॉब्लम मुझे पता है, और सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सब कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला। उंगली अगर सुमन जी पर उठी तो दाग मेरे पे भी लगा था ना, और कीमत चुकाई मैंने टिकट खो के। 15 साल की मेरी मेहनत ऋषि सब बर्बाद गई। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं नेताजी, मैं आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। पार्टी के जो भी हेड है उन पे इतना प्रेशर डालेंगे ना कि उनको आपको टिकट देनी होगी। ये आपके ऋषि, आपके छोट भैया नेता ऋषि का वादा है आपसे। लेकिन ऋषि, लेकिन कुछ नहीं नेताजी। नेताजी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टिकट ना मिलने की 1% वजह भी सुमनी है, तो भले मुझे जान देनी पड़े, लेकिन मैं आपको टिकट दिला के रहूंगा। टिकट आपको मिलेगी नेताजी, आप टेंशन मत लो। देखना आप। ऋषि ये गधा कुछ गलती ना कर जाए। ये ऋषि कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सब उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, कैसे भी करके नेताजी को टिकट दिलाना। तो सबको लेके पार्टी ऑफिस पहुंच, आज धमाल मचाते हैं। ऋषि, हाँ आया था तुम्हारा भाई ऋषि, पर तीर्थ भैया से मिलकर चला गया। चला गया? कहाँ गया? कुछ बताया उसने? जी नहीं। कहाँ गया हो? ए चाट वाली, शादी के दिन भी इस मनूस को देखना जरूरी था क्या? शर्म नहीं है तुम्हें? धक्के मार के घर से बाहर निकाला है, फिर भी मुंह उठा के आ गई। हाँ, मैं सिर्फ अपने भाई को लेने आई थी। मुझे आपके घर पे आने का कोई शौक नहीं अच्छा है। अपनी औकात के हिसाब से शौक पालने चाहिए। दोबारा मेरी चौखट के बाहर दिखी ना, चप्पल मार मार के बाहर निकालूंगी, समझी? हाँ मम्मी। दीदी वो ऋषि भैया ना, क्या हुआ ऋषि को? वो ऋषि भैया बीएसडी पार्टी के ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। भाग भाग, जब भी मुझे देखोगी इसी तरह भागोगी। What the hell are you talking? पापा क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देविका, वो चाट वाली का भाई ऋषि, उसने पार्टी ऑफिस में हंगामा मचा रखा है।
आप टेंशन मत लीजिए, वो छोटे भैया नेता ऋषि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सब हैंडल कर लूंगी। आप बस अंदर जाके शादी की सारी तैयारियां कीजिए प्लीज पापा, और कट्टू को अंदर ले जाए। पर दीदी प्लीज। ठीक है, आप लेट मत हो ना। 2 मिनट में आई, 2 मिनट। ओके। वहाँ वैली की जरूरत है, जाओ देखो गेस्ट को अटेंड करो। कहाँ हो तुम? अरे वाह, क्या बात है। आज सूरज कहाँ से निकला है कि चांद का अपने आप सामने से वीडियो कॉल आया। बकवास बंद कर और ये बता ऋषि क्या कर रहा है, कहाँ है? देखिए मैडम, इंदौर का कल, इंदौर का कल, इंदौर का कल। आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग का जो भी मांगे हैं कृपया एक लेटर में लिखकर हमें दे दीजिए प्लीज। हम सब किसी वे एक ही मांगे कि तीर्थ मित्तल को टिकट मिलना चाहिए। इंदौर का कल। अरे मैडम जी, ऋषि की आप टेंशन मत लीजिए। आपका गुल्लू है ना, आपका सीसीटीवी। अब ध्यान से सुनो, ऋषि अपने प्लान में कामयाब नहीं होना चाहिए। अगर उसके वजह से तीर्थ भैया को टिकट मिल गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा और तीर्थ भैया बस सुमन और उसके परिवार के गुण गाएंगे, और ये बात मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं। और जो बात आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपका गुल्लू होने नहीं देगा कभी। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बस मेरा काम कर दो और उस ऋषि को फेल कर दो। जो हुक्म आपका। देखिए, पार्टी का फैसला हो चुका है। किसको टिकट देना है किसको नहीं, ये सीनियर नेता डिसाइड करते हैं। देखिए सर, हम सबको ये बात पता है कि तीर्थ मित्तल का टिकट गजेंद्र गुप्ता ने कैंसिल किया है, और इस पार्टी से अगर किसी को टिकट मिलना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थ मित्तल को मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें टिकट नहीं मिलेगी हम में से कोई भी यहाँ से नहीं रहेगा, है ना भाइयों? तो करते रहो आंदोलन, पार्टी का फैसला फाइनल फैसला है। बीएसजी पार्टी हाय हाय, गजेंद्र गुप्ता हाय हाय, तीर्थ मित्तल जैसा हो। सुबह जी, देखिए आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर आप बोलेंगे कि ये मोर्चा रोक दो तो मैं वो भी नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक नेताजी तीर्थ मित्तल को आज टिकट नहीं मिलती ना, हम में से यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा, सबके सब यहीं डटे रहेंगे। अरे भाई मत हिलना यहाँ से, पर पहले मेरी बात तो सुनो। मेरे साथ चलो, जरूरी बात करनी है। नहीं सर, आप जाइए ना प्लीज। तुम्हें तीर्थ मित्तल को टिकट दिलवाना है ना? जी मेरे साथ चलो, मेरे पास है तरीका। पता नहीं मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है। कहीं जोश जोश में ऋषि ऐसी कोई हरकत ना कर दे जिसको मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। देखिए सर, जब तक नेताजी को टिकट नहीं मिलती ना, हम में से कोई भी नहीं हिलेगा यहाँ से, सब यहीं डटे रहेंगे। अरे भाई मैं तो कहता हूँ 10-50 लोग और बुला लो मोर्चे पर। और बुला लो तो कम पड़ रहे हैं क्या? नहीं ऋषि, तुम्हारी मेहनत कम पड़ रही है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं दुबे जी, क्या कह रहे हैं आप? अंदर पार्टी में बहुत टेंशन चल रहा है। हाई कमांड से सवाल आ रहे हैं कि इतने सारे लोग तीर्थ मित्तल के साथ होते हुए उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई तो ना दुबे जी, इसलिए तो ये सब मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई मैं तो खुद चाहता हूँ कि तीर्थ मित्तल को टिकट मिले, लेकिन ये गजेंद्र गुप्ता की मनमानी और दादागिरी से कैसे छुटकारा मिले, हम सब परेशान। सीएम ऑफिस तक पहुंचे उसकी, और उसके उसी दबाव के कारण उसके एक कॉल से तीर्थ मित्तल की टिकट होती होती कट गई। गजेंद्र गुप्ता पे प्रेशर डालना इतना आसान नहीं होगा। ये जो लोग खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, वो लोग चले जाएंगे, आधे थक जाएंगे और आधों को गजेंद्र गुप्ता खरीद लेगा। तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ऋषि। पार्टी के जो भी हेड है उन पे इतना प्रेशर डालेंगे ना कि उनको आपको टिकट देनी होगी। ये आपके ऋषि, आपके छोट भैया नेता ऋषि का वादा है आपसे। आई होप ऋषि तो कोई ऐसा काम ना करे कि मुझे पछताना पड़े। तुम्हें बस अपने आप पे भरोसा करना होगा। मतलब दुबे जी मैं कुछ समझा नहीं। लोहा जब गर्म होना, हथौड़ा तभी मार देना चाहिए। तेरा मोर्चा पार्टी वालों की नजर में तो आ गया है, पर तुम्हारी आवाज अभी तक उन तक नहीं पहुंची। तो मैं अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊं उन तक?
उनको डरा कर। डराकर? मतलब कैसे? अपनी जान देकर। खजराना गणेश जी, प्लीज ऋषि के साथ कोई गड़बड़ मत होने देना। बस जब तक मैं पास ना पहुंचूं तब तक सब संभाल लेना। क्या बात कर रहे हैं दुबे जी, पगला गए क्या? धूप का असर दिमाग में चढ़ गया क्या? कुछ भी बोल रहे हो, चाहिए यार, टाइम वेस्ट कर दिया आपने। बहुत प्यार करता हूँ अपने परिवार से, मैं अपनी जान का भी नहीं दूंगा। अरे ऋषि, बात को समझो। अरे मैं तुम्हें सचमुच जान देने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ पार्टी को डराना है। उनको लगना चाहिए कि तुम सचमुच जान देने वाले हो, जैसे तुम अपने नेता के लिए आत्मदहन करने वाले हो। आज किसी भी हालत में मैं सुमन और उसके परिवार को मेरे बहन, मेरे पापा और मेरी खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। थोड़ा फड़का के ये सब लाइन पे आएंगे। एक बार अगर इस बात का प्रेशर बन गया तो तुम्हारे कुछ भी करने से पहले वो लोग तीर्थ मित्तल को टिकट दे देंगे। पक्का? ये सब करने से वो लोग डर जाएंगे? बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतने साल मुझे पॉलिटिक्स में हुए हैं। यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है। तू डराएगा तभी तो तेरा काम करेंगे। तीर्थ मित्तल को टिकट दिलवाना अब तुम्हारा काम है। डर की ऐसी आग लगाओ कि वो आग सिर्फ तीर्थ मित्तल की टिकट से ही बुझे। नेताजी का सपना पूरा करने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। बीएसडी पार्टी हाय हाय, हमारा नेता कैसा हो? तीर्थ मित्तल जैसा हो। बीएसडी पार्टी हाय हाय, बीएसडी पार्टी हाय हाय। हेलो जैसे भैया, दुबे जी ने आपका नंबर दिया। आपने उनके प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है? अब तो जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो, सब आपके हाथ में है। मैंने अपना प्लान बना लिया है। आखिर फंस ही गई चिड़िया जाल में। यार ये सुम्मी भी ना, ये तो भगवान से ज्यादा गुस्सा करेगी। क्या करूं? हेलो ऋषि, कहाँ पर है तू? ये पागलों वाली हरकतें मत कर, समझा? मोर्चे का नाटक छोड़ो, चुपचाप घर आ जा, वरना हाथ पैर तोड़ के ना सारी पॉलिटिक्स भुलवा दूंगी तुम्हारी। हाँ सुमित, तू बिल्कुल सही कह रही है यार। ये मैं ना अब ये पॉलिटिक्स सब छोड़ दूंगा। और तूने कहा था ना कि तुझे भी तो अपने भाई पे हक है, उसके प्यार पर हक है, उसकी फिक्र पर हक है। तू भी तो ऐसा भाई डिजर्व करती है ना, जो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाए, तेरी शादी करवाए। तो मैंने ना फैसला किया है कि तूने जो जो सोचा है, जो जो कहा है, मैं वो सब करूंगा। देख, मैं एक अच्छी सी जॉब करूंगा, पढ़ाई करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और घर की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। और फिर देख, धूमधाम से तेरी शादी कराऊंगा और फिर अपने हाथों से ना तेरा हाथ तेरे दूल्हे के हाथ में दूंगा और उससे कहूंगा, ये जीजा लेके जा मेरी सुम्मी को, हमने बहुत जी लिया, अब आपकी बारी। देखना सुम्मी, तेरे ना सारे सपने पूरे करूंगा मैं। तुझे वो हर खुशी मिलेगी जिसका तुझे हक है। तुझे नफरत है ना सुम्मी पॉलिटिक्स से, छोड़ दूंगा, सच में छोड़ दूंगा। सच ऋषि, तो सच में पॉलिटिक्स छोड़ देगा ना? तो अच्छा भाई है ना मेरा। हाँ सुम्मी, बस एक आखिरी बार मुझे ये काम कर लेने दे। कौन सा काम ऋषि? बस ये नेताजी को एक बार टिकट दिलवा दूं, फिर मैं छोड़ दूंगा, तेरी कसम। ऋषि मेरी बात सुन। तो मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है?
सॉरी सुमीरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नेताजी के लिए मेरी इज्जत कम नहीं हुई। पता नहीं क्यों तूने ठीक से समझ नहीं पाई, पर उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। जैसे आपने कहा था ठीक वैसा ही होने वाला है। अच्छा है, ऋषि को किसी भी हाल में फेल होना ही पड़ेगा। गजेंद्र गुप्ता, हाय हाय। गजेंद्र गुप्ता, हाय हाय। गजेंद्र गुप्ता, शांत हो जाइए। देखो तुम सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टिकट किसी दूसरे को देने का फैसला हो चुका है। हम जान दे देंगे अपनी, लेकिन ये टिकट तीर्थ मित्तल को दिलवा के रहेंगे। यहाँ से एक भी आदमी नहीं हिलेगा जब तक तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिलती। क्यों भाइयों? बेटा, नारेबाजी करना बड़ा आसान है, कोई काम करना बड़ा मुश्किल है, और ये धमकियां देना बहुत आसान है। जान दोगे? हिम्मत है? अरे ये सब फिल्मों में देखना अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में कोई किसी के लिए जान नहीं देता। अब जाओ, किसी और को धमकी देना। देखिए सर, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ। अगर 15 मिनट में तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिली ना, तो मैं इसी ऑफिस के सामने अपने आप को जला के आत्मदहन कर लूंगा। ऋषि क्या बोल रहा है? ये जानवान देने की बातें क्यों कर रहा है? मुझे सुमन दी और नेताजी को बताना पड़ेगा कि ये ऋषि पागल हो गया है। अगर 15 मिनट में तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिली ना, तो मैं इसी ऑफिस के सामने अपने आप को जला के आत्मदहन कर लूंगा। नहीं